फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी अर्ली क्लासेस में मैं विकास मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा राजनीतिक विज्ञान में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संघ की कार्यपालिका पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा। आज पूरी की पूरी जो हमारी क्लास होने वाली है ये राष्ट्रपति के बारे में यानी प्रेसिडेंट के बारे में होने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको कि लेट्स स्टडी अर्ली क्लासेस में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि संघ की कार्यपालिका यानी कि संघ की कार्यपालिका मतलब होता है दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो आपका जो केंद्रीय सरकार है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो उसमें हमारे आते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, उसके बाद है उपराष्ट्रपति दोस्तों, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, फिर है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, और फिर ये पूरा मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर पूरा, न्यायवादी, उसके बाद कैग यानी कंट्रोल अकाउंटेंट जनरल, ये भी इसके अंदर आते हैं। तो हमारे संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत ये चीज़ आती है। मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री दोनों एक ही के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों अगर बात करूँ कि राष्ट्रपति के बारे में किस में कहा गया है तो राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में यानी आर्टिकल 52 में उनके बारे में चर्चा की गई है, और अनुच्छेद आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 74 यानी आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद, और आर्टिकल 76 में महान्यायवादी, और कैग के बारे में जो CAG है उसके बारे में बात किया गया है अनुच्छेद 148 में। तो हम इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे दोस्तों। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो पूरा का पूरा हमारा जो है आज राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में होने वाला है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये पूरा लेक्चर समझा सकूं। अगर मैं समझाने में सक्षम रहा तो मैं सोचूंगा कि मेरा ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं बताऊंगा आपको प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। जैसा कि आप जानते हो मेरे दोस्तों कि हमारे जो सबसे पहले राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24 जनवरी 1950 को इन्होंने अपना जो राष्ट्रपति का जो चुनाव था वो लड़ा था। उसके बाद मतलब उसमें उन्होंने क्या शपथ ली थी। उसके बाद वर्तमान में अगर हम बात करें दोस्तों तो वर्तमान में हमारे रामनाथ कोविंद हैं। 25 जुलाई 2017 से ये कार्यरत हैं और अभी प्रेजेंट में भी यही हैं हमारे रामनाथ कोविंद जी। अब बड़ी बात ये आती है दोस्तों कि राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे राष्ट्रपति की क्या मतलब राष्ट्रपति कौन बन सकता है, हमारे जो प्रेसिडेंट की क्या क्या शक्तियां हैं, उनके बारे में उनकी नियुक्ति कौन करता है, जनता चुनती है, कौन चुनता है, ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और ये सारी बातें संविधान में उल्लेख लिखी है, अनुच्छेद के अंतर्गत सारी बातें ली गई हैं। इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। देखिएगा दोस्तों आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति है। बस इतनी बातें बोली गई हैं किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है यानी आर्टिकल 53 में ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होगी दोस्तों, तो संघ की कार्यपालिका की यानी कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की जो शक्ति है, जो पावर है, वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। दूसरी बात ये दोस्तों कि वह तीनों सेनाओं का मतलब जल सेना, वायु सेना, थल सेना, इन तीनों का सर्वोच्च सेनापति होगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि तीनों सेनाओं का सेनापति सर्वोच्च कौन होता है तो वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है सर, आगे देखिएगा। अगर हम बात करें आर्टिकल 54 में तो आर्टिकल 54 में ये कहा गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति का मतदान यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, मतलब कौन चुनता है राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को चुना कैसे जाता है। तो राष्ट्रपति के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, अब ये दोनों सदनों का मतलब है दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के सदनों में से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा ही मतदान दिया जाएगा राष्ट्रपति को। दूसरी बात, राज्य के विधानसभा में के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अब देखिए विधानसभा बोला है मैंने, विधान परिषद नहीं बोला। अब विधानसभा क्यों बोला गया दोस्तों, विधान परिषद को इसके अंदर क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि विधान परिषद हर स्टेट में नहीं वैलिड है। हर स्टेट में विधानसभा नहीं है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा आपके हर राज्य में है, विधानसभा है, और उसके बाद फिर आप विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा वोट दिया जाएगा। साथ में दिल्ली और पौंडीचेरी यानी जिसको आप बोलते हो पुद्दुचेरी, अभी प्रेजेंट में दोस्तों ये पुद्दुचेरी बन चुका है, पुद्दुचेरी
ठीक है जी, पुदुचेरी भी शामिल है। यानी कि हम बात करें इसकी तो आप कह सकते हैं कि अभी वर्तमान में जो हम कहेंगे कि राष्ट्रपति का जो मतदान होता है वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। अब क्वेश्चन आपसे कैसे घुमाता है, कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा मतदान दिया जाता है, तो ये गलत हो गया। विधान परिषद द्वारा नहीं दिया जाता दोस्तों, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा दिया जाता है। और याद रखिएगा निर्वाचित बोला गया है, मनोनीत नहीं। जो मनोनीत सदस्य होते हैं संसद के उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। अब ये क्या होता है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और अनुच्छेद 55 में ये कहा गया है दोस्तों कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। यानी कि अगर दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और राष्ट्रपति के चुनाव में 4 व्यक्ति लोग खड़े हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है, एक व्यक्ति डी है, तो ये जो निर्वाचित सदस्य हैं, ये जो लोग हैं, जो लोग तो नहीं देते, हम जनता तो नहीं देंगे, हम ये जनता किसको चुनती है, जनता चुनती है एमएलए को, अपने नेतृत्व को, लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष को। उसके बाद क्या होगा कि ये जो संसद के लोग हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं और राज्य के विधानसभा के सदस्य हैं, ये क्या करेंगे दोस्तों, ये इनको भी वोट देंगे, इनको भी वोट देंगे, इनको भी वोट देंगे, इनको भी वोट देंगे। तो ये अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस इन्होंने दिया और सेकंड इनको दिया, थर्ड इनको दिया, फोर्थ इनको दिया। तो जिसकी भी मतदान ज़्यादा कैलकुलेशन में आती है वही हमारे राष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बैठा दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया। अप्रत्यक्ष विधि का मतलब इसीलिए होता है क्योंकि हम इसको डायरेक्ट नहीं चुनते, हम जिन्हें चुनते हैं उनके द्वारा ही राष्ट्रपति को चुना जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, इसका उल्लेख आर्टिकल 55 में किया गया है। आगे देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट है आपके पास, अब राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये कितने का होता है। तो इसमें ये अनुच्छेद 56 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 5 वर्ष का होता है। यानी कि शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिएगा कि राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना है तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो याद रखिएगा अगर 5 साल से पहले राष्ट्रपति अपना पद छोड़ना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। और मान लीजिएगा कि कभी किसी राष्ट्रपति ने, किसी प्रेसिडेंट ने संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान के कानूनों का ढंग से पालन नहीं किया, तो संविधान के उल्लंघन करने के दौरान हम राष्ट्रपति को ऐसे नॉर्मली उनके पद से नहीं हटा सकते, क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा पद माना जाता है। तो महाभियोग द्वारा उनको हटाया जाता है। अब ये संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग द्वारा उनको हटाया जा सकता है। अब ये महाभियोग क्या होता है इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि वो भी आर्टिकल में कहा गया है। वो किस आर्टिकल में कहा गया है इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। एक विशेष बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं इनका जो मासिक वेतन है ये 5 लाख रुपए पर मंथ है और वो भी टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री का मतलब उनका कोई टैक्स नहीं कटता है, वो टैक्स फ्री रहता है। उनका जो वेतन है 5 लाख रुपए पर मंथ है। साथ में उनको जो पेंशन मिलता है वो पेंशन मिलेगा उनको 18 लाख रुपए प्रति वर्ष। 18 लाख रुपए प्रति वर्ष उनको पेंशन मिलेगा। अनुच्छेद 57 में एक बात और कहा गया है कि अगर बाय चांस ऐसा होता है कि राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया या किसी कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उनका कार्यकाल तो हमारे उपराष्ट्रपति संभाल ही रहे हैं, लेकिन 6 माह के अंदर 6 मंथ के अंदर दोबारा क्या होगा, पुनः निर्वाचन होगा और नए राष्ट्रपति को उस पद पर बैठने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि पुनः निर्वाचन का समय क्या है तो आप बोलेंगे 6 माह। और किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 57 में इसको कहा गया है। अब राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां हैं, प्रेसिडेंट की कुछ शक्तियां हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा ध्यान से दोस्तों। तो पहला है विधायी कार्य, दूसरा है प्रशासनिक कार्य और तीसरा है न्यायिक कार्य। अब ये विधायी कार्य क्या होती है, जो कानून बन गया। अब जैसे मान लीजिएगा विधायी कार्य का मतलब होता है जो कानून बनाते हैं, जिसको आप कार्यपालिका कहते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति क्या होता है, संसद का अंग होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, संसद का अंग होता है। बिना उसके हस्ताक्षर के कोई भी विधेयक
कानून नहीं बन सकता। अब आप कहोगे ये विधेयक क्या है? तो दोस्तों विधेयक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिएगा आपको कोई कानून बनाना है तो पहले क्या होता है, दोनों सदनों में जाता है। दोनों सदनों का मतलब है दोस्तों, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, और राष्ट्रपति भी इसी का अंग होता है संसद का। तो पहले लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी अंग में वो चीज़ जा सकती है, किसी भी सदन में वो जा सकता है। मान लीजिएगा कि पहले वो लोकसभा में गया, वो कोई भी आपको कानून बनाना है तो आपने उसको, उस बात को एक पेपर पे प्रेजेंट किया है, तो उसी को कहा जाता है विधेयक, यानी कि एक बिल। उस सारी बातों को आपने उस बिल में लिखा, उस पेपर में लिखा। उसके बाद वो मान लीजिएगा कि लोकसभा से वो पास हो गया, वहाँ पे सभी लोगों ने मंजूरी दे दी। उसके बाद फिर वहाँ से हो जाता है कहाँ पर, राज्यसभा में आता है, वहाँ भी मंजूरी हो गई। अब राज्यसभा और लोकसभा में जब वो बिल पास हो जाता है तो उसके बाद वो आता है राष्ट्रपति के पास, और अगर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देंगे तो वो कानून बन जाता है दोस्तों। और जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक वो कानून नहीं बनता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सत्र को आहूत और सत्रावसान कर सकता है। इसका मतलब यह है कि मतलब वो चाहे तो किसी भी सदन को समाप्त कर सकता है और किसी भी सदन की स्टार्टिंग कर, जैसे आपने देखा होगा कि 3 सदन होते हैं, एक होता है ग्रीष्मकालीन, एक होता है शीतकालीन, और एक होता है मानसूनी सदन। तो उसमें हिसाब से वो अपना क्या कहते हैं, वहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि वो उनको क्या कहते हैं, सदन को सत्र मतलब प्रत्येक सत्र को जो चलता है उसको समाप्त भी कर सकते हैं, उसको आहूत भी करते हैं। अब देखिएगा एक चीज़ दोस्तों कि राष्ट्रपति की निषेधाधिकार, यानी इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। ऐसी शक्तियाँ जिसको राष्ट्रपति क्या करता है, जिसको राष्ट्रपति मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपने जैसे कोई कानून बनाने की बात कही गई है, उसे राष्ट्रपति अपनी मना कर दे, ना उसको स्वीकार करे, तो ऐसी शक्तियाँ निषेधाधिकार कहलाती है, यानी निषेध अधिकार कहलाती है, जिसमें वो क्या कहते हैं अपनी ना मंजूरी दें, उसी को कहते हैं, यानी इंग्लिश इसको कहा जाता है वीटो पावर। वीटो पावर क्या होती है इसके बारे में समझेंगे। तो ये शक्तियाँ होती है दोस्तों, संपूर्ण निषेधाधिकार, निलंबनाय निषेधाधिकार और जेबी निषेधाधिकार। इसका मतलब ये होता है कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास रोक ले, मंजूरी ना दे, तो उसे वीटो पावर कहते हैं। वीटो पावर का मतलब ही ये होता है दोस्तों कि मान लीजिए कोई कानून बनाने के लिए कोई बात समक्ष उपस्थित होती है राष्ट्रपति के समक्ष, और राष्ट्रपति उस पर अपनी मंजूरी नहीं देते, तो उसी को कहा गया वीटो पावर, निषेधाधिकार। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि संपूर्ण निषेधाधिकार क्या होता है। तो संपूर्ण निषेधाधिकार का मतलब ये है कि मान लीजिए संसद है और संसद से कोई भी विधेयक पारित होकर आगे पहुंच गया, विधेयक पारित हो गया संसद से। अब ये विधेयक कहाँ पहुंचेगा दोस्तों, राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा। संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा से वो विधेयक पास होकर वो विधेयक चला गया आगे राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर उस पर करने हैं, और मान लीजिएगा कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दे। मान लीजिएगा कोई ऐसी बात है, उसमें कुछ अच्छी बात नहीं लिखी है, उसमें कुछ हित के लिए नहीं लिखा है, कुछ ऐसा लिखा है जो राष्ट्रपति को मंजूर नहीं है, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दे, तो विधेयक पूर्णतः समाप्त हो जाता है और कानून नहीं बन सकता। तो वो कानून नहीं बन सकता, विधेयक पूरा समाप्त हो जाएगा। तो इसे बोलेंगे संपूर्ण निषेधाधिकार। दूसरा है दोस्तों निलंबनकारी निषेधाधिकार। निलंबनकारी निषेधाधिकार क्या होता है, मान लीजिएगा फिर दोबारा संसद ने कानून बनाया और कानून बनकर विधेयक पारित हो गया। अब वो कानून, यानी जो संसद ने एक विधेयक पारित किया, कानून तो तब बनेगा जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे। मान लीजिएगा कि राष्ट्रपति के पास वो बिल पहुंचता है, वो विधेयक पहुंचता है, और राष्ट्रपति ने उस पर पुनः विचार करने के लिए वापस दे दिया। अब पुनः विचार के लिए मतलब ये है कि उसने संसद को वापस, उसमें कुछ खामियां दिखी और उन्होंने क्या कहा, संसद पे पुनः विचार के लिए वापस दे दिया, और संसद उस चीज़ पर पुनः विचार करके उसे दोबारा पारित कर दे, तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिएगा कि राष्ट्रपति ने उसको पुनः विचार के लिए संसद में वापस भेज दिया और संसद से वो दोबारा राष्ट्रपति के समक्ष पहुंच गया, तो मजबूरन है राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, वो बाध्य होगा। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि इस प्रक्रिया में विधेयक कानून बनने के कुछ समय के लिए रुक जाता है, इसीलिए इसे निलंबनकारी निषेधाधिकारी कहते हैं। जो भी प्रक्रिया चल रही होती है वहाँ पे वो कानून बनने से रुक जाता है, इसीलिए इसे निलंबनकारी निषेधाधिकारी कहते हैं। क्योंकि जो भी कानून बनने की, जो भी विधेयक पारित किया गया है वह पुनः विचार के लिए प्रस्तुत हुआ है, उसके बाद फिर वो दोबारा राष्ट्रपति के पास पहुँच जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे पास जेबी निषेधाधिकार। जेबी
इसे बोलते हैं जेबी वीटो पावर, यानी कि जेबी निषेधाधिकार क्या होता है दोस्तों। मान लीजिएगा संसद है और संसद ने फिर दोबारा कोई, मान लीजिए जैसे कि कोई विधेयक कानून की बात कही, कोई प्रस्तावना अपने समक्ष यहाँ राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की, विधेयक पारित किया, और राष्ट्रपति के पास दो चॉइस होती है कि वो ना तो उस पर हस्ताक्षर कर रहा है और ना ही वह पुनः विचार के लिए भेज रहा है। ध्यान दीजिएगा, ना तो उन्होंने हस्ताक्षर किए और ना ही पुनः विचार के लिए वापस किए, उन्होंने अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित कर लेता है। यानी ना तो उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए और ना ही उस पर पुनः विचार के लिए उन्हें प्रस्तुत किया, उन्होंने उसको अपने पॉकेट में यानी अपने जेब में रख लिया, उस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो इसी को कहा जाता है जेबी वीटो। उस पर आप कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते, उन्होंने अपने पास रख लिया। तो संविधान में इस बात का उल्लेख है। सन 1986 में, याद रखिएगा 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक में 1986 पर जेबी वीटो का प्रयोग किया था। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया था, अपने पास रख लिया था उसको। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक बार ऐसा हुआ है, हमारे ज्ञानी जेल सिंह जो थे राष्ट्रपति, राजेंद्र की राधा जाकर गिरी अली रेड्डी की जेल में। मैंने आपको ट्रिक से पीछे सिखाई है ये वीडियो में, आप देख सकते हैं कि मैंने आपको सारे राष्ट्रपतियों के नाम, प्रेसिडेंट के नाम सिखाए हैं, तो आप वहाँ पर एक बार जाकर देख सकते हैं पूरा पीछे वीडियो। अब ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों कि अध्यादेश जारी करना क्या होता है, ये अध्यादेश क्या होता है, इसके बारे में चलते हैं। इसके बारे में चर्चा की गई है वो आर्टिकल 123 में की गई है। यदि संसद का कोई एक सदन दोनों सदन सत्र में ना हो, मान लीजिएगा यदि संसद का कोई एक सदन दोनों सदन सत्र में ना हो, मतलब कोई कानून बनाना अनिवार्य है और उस समय क्या चल रहा है, मान लीजिएगा कि दोनों सदन छुट्टी पर हैं, कोई उपस्थित नहीं है और तत्कालीन कोई कानून बनाना है, ठीक है, तत्कालीन कोई कानून बनाने की आवश्यकता हो गई और कुल विषयों पर जहाँ तक संसद को कानून बनाने का अधिकार है, राष्ट्रपति एक अध्यादेश के माध्यम से कोई कानून लागू कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि लोकसभा में भी सदस्य अनुपस्थित हैं और राज्यसभा में भी लोग क्या हैं, अनुपस्थित हैं। अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लोग अनुपस्थित हैं, उसमें क्या हो रहा है और एक कानून बनाना अनिवार्य है और छुट्टी पे चल रहे हैं, तो इस कार्य में क्या होता है, राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है, उसके माध्यम से वो कानून को उस कानून को लागू कर सकता है। अब लेकिन एक शर्त और भी है उसमें दोस्तों कि अध्यादेश जारी करने के पश्चात बैठक से 6 सप्ताह के भीतर संसद की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि जो आपने कानून बना दिया है उसमें सहमति संसद की होनी बहुत ज़रूरी है, तभी वो बिल क्या होगा, आगे माना जाएगा। यानी वो दोनों सत्र, यानी कि कहने का मतलब 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह अंतराल हो सकता है। इसलिए अध्यादेश की अधिकतम अवधि जो है वो 6 माह, 6 सप्ताह अथवा 7.5 माह हो सकती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो अध्यादेश जारी किया गया है उस पर जो संसद की मंजूरी है, वो जो आपने कानून जो बनाया है बिना संसद के मंजूरी के, वो 7.5 माह तक ही रहेगा, 7.5 माह तक ही वैलिड रहेगा, जब तक उस पर संसद की जो है पूरी मंजूरी नहीं मिलती। यानी कि संसद के दोनों सदनों की उसकी क्या होना चाहिए, बैठक में सहमति अनिवार्य है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखते हैं कि कौन व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 58 यानी आर्टिकल 58 में कहा गया है। तो राष्ट्रपति के पद की योग्यता, कौन राष्ट्रपति बन सकता है, तो राष्ट्रपति जो है भारत का एक नागरिक होगा, ठीक है जी, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, बिल्कुल ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। अब लोकसभा का सदस्य बनने योग्य का मतलब ये है कि उसकी कुछ योग्यताएं हैं संसद के द्वारा, जो याद आपको पता होना चाहिए कि उसका दिवालिया ना हो, वो पागल ना हो, वो अपराधी या सजा ना पा रखी हो उसने, इस तरह की अगर बातें हैं तो वो लोकसभा का अध्यक्ष बनने के योग्य होगा। और तीसरी बात ये दोस्तों कि वो लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर मतलब ये है कि वो किसी भी इस तरह के कार्य में कार्यरत ना हो, जैसे किसी सरकारी कार्य में, किसी गवर्नमेंट सर्विस में पहले से वो इनरोल ना हो, जिसमें उसको पेंशन मिल रहा हो, जिसमें उसको सैलरी मिल रही हो, उसमें भत्ता मिल रहा हो, इससे लाभ के पद पर ना हो, यानी वो पहले से ही किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई ना हो। इसका कहने का मतलब ये है। तो ये बातें तो ठीक है। और साथ में एक बात और ध्यान देना है दोस्तों कि निर्वाचक मंडल के द्वारा 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भी उसके साथ में होने चाहिए, यानी 50 लोग उनके समर्थक में होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए जो मतलब ये कहाँ के, निर्वाचक मंडल के, निर्वाचक मंडल से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए जो उनकी समक्ष सहमति प्रदान करे कि हाँ भाई ये राष्ट्रपति बनने योग्य है।
एक बात और सुनिएगा दोस्तों, मान लीजिएगा कि जब राष्ट्रपति के मतलब चुनाव होता है तो उसमें क्या होता है, जमानत के तौर पर कुछ पैसा जमा करना पड़ता है। तो 15,000 रुपये जमानत के तौर पर रूप में जमा करनी पड़ती है। और याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कुल मत का अगर 1/6 भाग उस राष्ट्रपति को नहीं मिलता है तो जमानत जब्त कर ली जाती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि जितने भी लोग वोट दे रहे हैं, जितने लोगों ने भी चुनाव मतदान किया है और उसका 1/6 अगर हिस्सा इनको नहीं मिलेगा, 1/6 अगर इनको हिस्सा नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा, तो ये 15,000 रुपये की जमानत जब्त कर ली जाती है। सिक्योरिटी के तौर पर 15,000 रुपये जमा कराए जाते हैं। उसके बाद ही उनका नाम घोषित किया जाता है कि आप राष्ट्रपति के लिए मतलब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये योग्यताएँ हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे है कि लाभ का पद मैंने आपको बता ही दिया। अब आपको समझना है आगे कि प्रशासनिक कार्य क्या होता है। यानी कि अगर हम बात करें, एक तो आपने पढ़ लिया कि विधायी कार्य, अब दूसरा है दोस्तों प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य का मतलब ये है कि संघ की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। मतलब जो भी काम हो रहा है वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। संघ की यानी केंद्रीय सेंटर पर, संघ का मतलब यहाँ पर केंद्र है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। समस्त अंतर्राष्ट्रीय समझौते एवं संधियां भी राष्ट्रपति के नाम से ही होगी। अनुच्छेद 56 में 356 के अंतर्गत ये कहा गया है कि किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो वो भी लग सकता है, वो भी इसी के अंतर्गत कहा गया है। और संघ स्तर के महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिएगा, महान्यायवादी की भी जो क्या कहते हैं, महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कैग की भी जो नियुक्ति है वो कौन करता है, ये करता है कंट्रोलर अकाउंटेंट जनरल। उसके बाद कंट्रोलर अकाउंटेंट जनरल, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की भी क्या करता है, नियुक्ति करता है। यूपीएससी अध्यक्ष की भी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। निर्वाचन आयोग की भी यही करते हैं। वित्त आयोग, राष्ट्रीय स्तर के अन्य आयोग, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की, विदेश में भारत के राजदूत व उच्च आयुक्त, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों की, राज्य के राज्यपालों की, प्रधानमंत्री व उनकी मंत्रिपरिषद आदि की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद आदि की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्तियाँ की जाती है, जिनको राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों तीसरी है, न्यायिक शक्तियाँ क्या होती हैं राष्ट्रपति की। तो दोस्तों न्यायिक शक्तियाँ ये होती हैं कि राष्ट्रपति किसी भी दंड को क्षमा के रूप में प्रदर्शित कर सकता है। ऐसा अनुच्छेद 72 में कहा गया है। हो सकता है राष्ट्रपति उस दंड को पूरी क्षमा कर दे या फिर परिहार कर दे। परिहार का मतलब यह है कि सजा के प्रावधान में परिवर्तन कर दे। मान लीजिए या कुछ परिवर्तन कर दे, किसी को कुछ सज़ा चेंज कर दे, कुछ भी, जैसे किसी की फांसी होने वाली है तो फांसी को रुकवा के उसको उम्र कैद दे दे, तो ऐसा कुछ है, प्रावधानों से परिहार कहा जाता है। लघुकरण का मतलब है दोस्तों कि समय को कम करना। किसी को 10 साल की सज़ा हुई है, समय को कम करके 4 साल या 5 साल कर दिया गया है। और निलंबित का मतलब मना करना। इस तरह की बातें हैं जो आपको समझनी है कि न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ होती है। राष्ट्रपति चाहें, जो प्रेसिडेंट चाहे तो वो किसी की अपराध को क्षमा भी कर सकते हैं, किसी के दंड को क्षमा कर सकते हैं, और किसी को परिहार कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, और निलंबित भी कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा सा और। अब राष्ट्रपति के अंतर्गत 143 अनुच्छेद में ये कहा गया है कि सलाहकारी शक्तियां भी राष्ट्रपति के अंतर्गत होती हैं। सलाहकारी शक्तियों का मतलब ये है दोस्तों कि राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके साथ सलाह मशवरा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के साथ सलाह मशवरा करते हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे से किसी भी तथ्य के मामले में क्या करते हैं, आपस में सलाह मशवरा कर सकते हैं। यानी किसी भी तत्विधि या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति से सलाह मांग या दे सकते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो सलाह वाला ली है उसके बारे में वो बाध्य ही हो, वो ज़रूरी अप्लाई ही करें। बस सलाह के तौर पर उन्हें आपस में एक दूसरे डिस्कस कर सकते हैं।
कोई उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं है कि जो उन्होंने सलाह दी है वो उन्हें अपनी माननी ही पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब मैंने बताया था कि राष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना हो, मान लीजिएगा कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है और राष्ट्रपति को पद से हटाना है, तो नॉर्मली आप राष्ट्रपति को पद से नहीं हटा सकते, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ऐसा अनुच्छेद 61 में कहा गया है, महाभियोग द्वारा ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन उसमें भी क्या है देखिएगा ध्यान से, उसमें भी संसद के किसी भी सदन में उसके कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा संविधान उल्लंघन का आरोप लगाया गया जाएगा तब। यानी ऐसा हो कि संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, 1/4 सदस्यों की ये कहना है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो। और दूसरी बात, 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, यानी कोई कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि उसमें राष्ट्रपति को उनके समक्ष उपस्थित होने का मौका मिलता है। यदि उस सदन में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाएगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि लोकसभा के 2/3 सदस्यों ने बहुमति दे दी कि हाँ भाई इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। उसके बाद क्या हुआ कि वो वहाँ से जाए राज्यसभा में जाएगा, और वहाँ से होने के बाद वो लोकसभा से पास होने के बाद वो राज्यसभा में जाएगा, या फिर राज्यसभा से पास होने के बाद वो लोकसभा में जाएगा, और उसके बाद दूसरे सदन में राष्ट्रपति को सफाई पेश करने का मौका दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि राष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना है तो नॉर्मली आप उसको राष्ट्रपति को उसके पद से नहीं हटा सकते, उन पर आप कोई केस भी नहीं कर सकते, उन पर आप कोई याचिका भी फाइल नहीं कर सकते। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यदि संसद के किसी भी सदन में ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है और वहाँ के 1/4 सदस्यों की ये बहुमत है, ये उनका 1/4 सदस्य लोग उनको मंजूरी दे रहे हैं कि हाँ भाई इन्होंने क्या किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, तो 14 उन पर आरोप लगाया जाएगा और 14 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि उनको अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। और यदि उस सदन में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव हो जाए, जैसे 1/4 की जगह 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाए, तो उसको दूसरे सदन में भेजा जाएगा और वहाँ पर राष्ट्रपति को सफाई पेश करने का मौका दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी बात और समझ लीजिएगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। ऐसी बात ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 60 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के शपथ के बारे में, जबकि राष्ट्रपति की नियुक्ति भी कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और सीनियर जस्टिस ऑफ इंडिया की भी जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन इनको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश, यानी यही दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखिएगा ध्यान से, इनकी जो शपथ में क्या लिखा होता है, अगर मान लीजिएगा कि ये अनुपस्थित है किसी कारणवश, तो सीनियर जस्टिस ऑफ इंडिया ये जो है क्या कहते हैं, इनको शपथ दिलाते हैं। अब इसमें एक बात कही गई है कि शपथ जब देते हैं तो शपथ में क्या बोलते हैं, शपथ में कहते हैं मैं, जो उनका नाम होता है, श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा। बिल्कुल ठीक है। संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, यानी कि हर तरह से मैं रक्षा करने के लिए तैयार हूं, करूंगा। और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निहित रहेंगे, यानी कि उनकी सेवा के लिए ये हमेशा क्या रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, हमेशा क्या रहेंगे, खड़े रहेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। मैंने आज आपको पूरी कोशिश करी है कि प्रेसिडेंट के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताऊंगा, उपराष्ट्रपति के बारे में बताऊंगा कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, उपराष्ट्रपति पहले कौन थे, किस तरह से कार्यविधि चलती है, जब प्रधानमंत्री जब हमारे राष्ट्रपति कार्यरत नहीं होते तो उपराष्ट्रपति कैसे राष्ट्रपति का पद संभालते हैं, ये सारी बातें हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और हाँ, एक चीज़ और, आप बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ नोट्स भी बना सकते हैं। अपनी कॉपी में आप नोट्स बनाइए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ। मैं विकास मिश्रा। बाय दोस्तों।